जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई रियली विश यू ऑल पेपर आर फाइन और आपकी ज़िंदगी में चीज़ें जो है बड़ी आसान चल रही होंगी एंड इट्स टाइम टू गेट स्टडीड, क्योंकि आपको पता है कि द टाइम इज़ वेरी प्रेशियस और अगर आप इसका ख्याल नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपको आगे आने वाले जो आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू है या फ्यूचरिस्टिक लाइफ है उसमें प्रॉब्लम होगी। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो ज़्यादातर ध्यान नहीं करते हैं और ज़्यादातर वो अपना टाइम स्टडीज़ में नहीं गुजारते हैं बिकॉज दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड। सोशल मीडिया इतना ज़्यादा है जो उनका टाइम बहुत वेस्ट करता है। तो आप अपनी चीज़ें करें लेकिन स्टडीज़ को जो है वो पीछे ना करें, क्योंकि आपके गोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई डॉक्टर, इंजीनियर या कोई भी डिपार्टमेंट अच्छा चूज़ करना चाहते हैं तो आपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है। स्टूडेंट्स, आजकल मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ कि वो बहुत टाइम वेस्ट करते हैं जिसकी वजह से उनके आने वाला दौर जो है ख़राब हो सकता है। नो डाउट डिग्रीज इतनी मैटर नहीं करती हैं, लेकिन डिग्रीज होनी तो चाहिए ना। अगर आपके पास डिग्रीज नहीं होंगी तो आपके पास टिकट ही नहीं है आगे जाने की, आगे बढ़ने की, तो लिहाजा आप छोटी कम्युनिटी में रह जाते हो। तो बड़ी कम्युनिटी में जाने के लिए बड़ी टिकट्स की ज़रूरत होती है, गुड डिग्रीज चाहिए होती हैं। तो इफ़ यू आर डॉक्टरेट, इफ़ यू आर गुड इंजीनियर, तो आपकी आगे ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो हमारी भी टीचर्स की ये काविश होती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ाया जाए, ताकि आपके पास डाटा बहुत ज़्यादा हो जब आप एग्ज़ाम में जाएं और वो डाटा आपके काम आए। तो जल्दी से इस टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ सेल साइकिल। और स्टूडेंट, सेल साइकिल जो है एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। रुडोल्फ विर्चू आपको याद होगा, आई डोंट नो, शायद ये था, आई थिंक सो, चैप्टर नंबर 4 में था। इट वाज समथिंग लाइक कि उसका कहना था कि ओमिनस सेलुला ई सेलुला, यानी जो सेल हैं वो सेल से ही बनते हैं। तो यू नो इट रियली वेल कि सेल से ही सेल बनते हैं, यानी अगर एक सेल होगा तो उससे जो है वो 2 सेल्स बन जाएंगे। इसका मतलब है ओमिनस सेलुला ई सेलुला। लेकिन स्टूडेंट्स, एक आप कभी आपने शायद गौर न किया हो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आखिर एक सेल से 2 सेल कैसे बन जाते हैं, एक सेल 2 सेल कैसे बना लेता है। इसे रिप्रोडक्शन कहते हैं, यानी दोबारा बन जाना। रिप्रोडक्शन यानी कि दोबारा बन जाना। तो ये रिप्रोडक्शन जो है वो कैसे होती है, इट्स अ बिग क्वेश्चन, बिग डील। तो स्टूडेंट्स, इसी टॉपिक में हम चलेंगे आगे लेकर अपनी स्टडीज को। इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं कि आखिर सेल वो कौन से ऐसे अदवार, दौर, पीरियड से गुजरता है कि जब वो 1 से 2 हो जाता है। डेफिनेटली आपने कहीं जाना हो तो आप भी पहले तैयारियां करते हो जाने की, फिर ही आप कहीं जाते हो। इस तरह सेल ने जब डिवाइड होना होता है तो वो भी तैयारियां करता है, प्रिपरेशंस करता है, ठीक है। तो उसको हमने मुख्तलिफ नाम दिए हैं फेजेस को, तो वो मैं इस चैप्टर में आपको समझाऊंगा। इसमें स्टूडेंट्स मैं आपको माइटोसिस और मियोसिस जैसे प्रोसेस को समझाऊंगा। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, हमारी बॉडी में तकरीबन 200 किस्म के सेल्स हैं, 200 टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है। तो बहुत से सेल्स हैं। अभी आप कमेंट करें मुझे कि वो कौन कौन से टाइप्स हैं सेल्स की, जैसे रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के फ्रेगमेंट्स से सेल के सेल नहीं है। तो आप मुख्तलिफ कोई तकरीबन 10 सेल्स के नाम मुझे अभी कमेंट करें एंड आई विल कम टू नो कि आपको कौन कौन से सेल्स के बारे में अभी तक पता है, राइट। सो इससे क्या होगा कि आपको कम से कम सेल्स के बारे में आइडिया होगा। ब्रेन में कौन से सेल्स होते हैं ये कमेंट करें। तो बहरहाल वी आर टॉकिंग कि 200 किस्म के बॉडी में सेल्स हैं। अब उन 200 किस्म के सेल्स को हम, एक सेल्स को कहते हैं सोमैटिक सेल्स और दूसरे सेल्स को कहते हैं जर्म सेल्स। सोमैटिक सेल्स, सोमा से निकला है लफ्ज ये सोमैटिक का। सोमा का मीनिंग है बॉडी। तो स्टूडेंट्स, जो बॉडी में आपके सेल्स होते हैं उनको हम सोमैटिक सेल्स का नाम देते हैं। और जर्म सेल्स स्टूडेंट्स आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट में होते हैं, जैसे जो मेल हैं और फीमेल हैं, इनमें अल्लाह ताला ने इनके सेक्शंस बनाए हैं। मेल में कोई भी मेल हो, इंसानों के अलावा भी अगर कोई जानवरों को देखें आप, टेस्टिस होते हैं उसमें, और फीमेल में जो है वो ओवरीज होती हैं। अब इन टेस्टिस में और ओवरीज में भी सेल्स हैं, उन सेल्स को जर्म सेल्स कहते हैं, क्योंकि उनका जो डिवाइड करने का तरीका होता है वो बॉडी के सेल्स की तरह नहीं होता। जैसे चीक के सेल्स हैं, बोन्स हैं, ब्लड है, अलग अलग सेल्स रहते हैं। तो वो जो डिवाइड कर रहे हैं उनका डिवाइड करने का तरीका कुछ हो रहा है। और हमारे पास जो हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, टेस्टिस हैं, ओवरीज हैं, उनके अंदर जो सेल्स डिवाइड कर रहे हैं उनका डिवाइड करने का तरीका अलग है। जो सोमैटिक बॉडी के सेल्स हैं वो जो डिवाइड कर रहे हैं वो माइटोसिस के थ्रू कर रहे हैं। तो हमने माइटोसिस का नाम दिया है।
जबकि हमने नाम दिया है मियोसिस का रिप्रोडक्टिव सेल्स के डिवाइड करने को। स्टूडेंट्स, सेल साइकिल को समझने के लिए सबसे पहले हमें फेजेस के बारे में पता होना चाहिए। फेजेस से मुराद ये कि सेल कौन कौन से दौर से गुजरता है। सबसे पहले इंटरफेज आता है, उसके बाद स्टूडेंट्स आता है माइटोटिक फेज, इंटरफेस को स्टूडेंट्स हमने डिवाइड कर दिया है तकरीबन 4 मरहलों में, जिसका नाम दिया है हमने G1 फेज, ठीक है, देन देयर इज S फेज, देन देयर इज समथिंग लाइक G2 फेज, और कभी कभी जो है आप कह लो कि S फेज के बाद जो है सेल GO फेज में भी चला जाता है। तो ये G1 फेज, S फेज, G2 फेज और GO फेज ये क्या है, ये मैं आज के लेक्चर में कवर करूंगा। इसके अलावा माइटोटिक, जब ये कंप्लीट हो जाते हैं फेजेस, ये फेजेस जो है जब कंप्लीट हो जाते हैं तो सेल अगले फेज में दाखिल होता है, जिसको हम माइटोटिक फेज कहते हैं। माइटोटिक फेज में जो है वो 2 किस्म के फेजेस आते हैं स्टूडेंट्स। एक फेज का नाम है कैरियोकाइनेसिस। कैरियो का लफ्ज जो है वो न्यूक्लियस का है, इसके मायने न्यूक्लियस क्या है, काइनेसिस मीन ब्रेकडाउन। तो न्यूक्लियस कैसे ब्रेक डाउन होता है, न्यूक्लियस की डिवीजन कैसे होती है, ये काइनेसिस के मायने डिवीजन क्या है, तो न्यूक्लियस की कैसे डिवीजन होती है, दैट इज लिटरली स्टैंड के कैरियोकाइनेसिस क्या होता है। स्टूडेंट्स, उसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है साइटोकाइनेसिस। स्टूडेंट, साइटोकाइनेसिस जो है वो साइटोप्लाज्म से लिया गया है। साइटोप्लाज्म भी जो है वो डिवाइड होता है। अब जो बड़े बड़े सेल्स हैं, एक एनिमल सेल्स है और एक प्लांट सेल, यानी एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स जो हैं ये होते हैं, एनिमल सेल्स राउंड होते हैं लेकिन प्लांट सेल जो है वो राउंड नहीं होते, शेप में डिफरेंट होते हैं। एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या क्या डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए। ये टॉपिक करने से पहले आपको एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या फर्क है ये पता होना है। अगर आपको ये नहीं पता तो फिर समझने में मुश्किल होगी। लिहाजा पिछले चैप्टर पे जाओ और वहां पर जाकर जो है थोड़ा इस चीज को सीखो कि एनिमल सेल में और प्लांट सेल में क्या फर्क है। जी स्टूडेंट्स, तो बात करते हैं सबसे पहले इंटरफेज की। इंटरफेज में जो है हम बात करेंगे उनके मुख्तलिफ मराहिल की। सबसे पहले मैं आपको जो है G1 फेज के बारे में बताऊंगा, ठीक है। G1 फेज आप कह लो कि शायद ये इंटरफेज का सबसे बड़ा फेज है। इसमें क्या होता है, इसमें कौन से इवेंट्स हो रहे होते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप सबको पता होना चाहिए अगर आप सेल साइकिल का टॉपिक पढ़ रहे हो। आपको जो बोर्ड है ना उसमें जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि भाई बताएं कि इंटरफेस पर नोट लिख के दें। जब इंटरफेस पर नोट लिखना होगा तो आपने G1 फेज, S फेज, G2 फेज, GO फेज इनकी हेडिंग्स लगा के प्रॉपरली इनको आपने लिखना होगा। डायग्राम भी मैं आपको सिखा दूंगा थोड़ी देर में, लेकिन मैं आपको भी सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि लेट्स टॉक अबाउट G1 फेज, कि G1 फेज में क्या हो रहा होता है। स्टूडेंट्स, G1 फेज के अंदर जो है सेल अपनी प्रोटीन्स की सप्लाई बढ़ा लेता है। देखो मेरी बात सुनो, सेल जो है वो बहुत से चीजों से मिलकर बना है। आपने पिछले चैप्टर में सेल के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। तो जो सेल है उसकी आउटर मेम्ब्रेन है। अब आपको पता है ये जो मेम्ब्रेन है इसके अंदर भी प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। तो अब सेल ने जब 1 से 2 होना है तो डेफिनेटली प्रोटीन्स ने भी ज्यादा होना है, तो प्रोटीन्स की सप्लाई बढ़नी चाहिए, सबसे पहला काम। दूसरा काम जो है वो ऑर्गेनेलीज को बढ़ा लेता है। देखो बहुत सी ऑर्गेनेलीज बढ़ती हैं, लेकिन मैंने बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलीज यहाँ पे लिखी हैं जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया है और राइबोसोम्स है। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है दैट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। एटीपी बनाने वाली ऑर्गेनेली है, एनर्जी बनाने वाली ऑर्गेनेली है। अगर ये नहीं बढ़ेगी तो सेल ने तो 1 से 2 होना है, तो उसको तो एनर्जी चाहिए। अगर एनर्जी नहीं मिलेगी तो सेल 1 से 2 कैसे होगा, सोचने वाली बात है। तो लिहाजा माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ेंगे। राइबोसोम्स जो है प्रोटीन फैक्ट्री कहलाती है सेल की। ये राइबोसोम्स क्या होते हैं, आप पिछले चैप्टर में दोबारा जाएं और देखें, राइबोसोम्स के बारे में पढ़े, मैंने राइबोसोम्स के बारे में भी लेक्चर दिया हुआ है। तो राइबोसोम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये भी इंपॉर्टेंट है। सेल G1 फेज के अंदर राइबोसोम बढ़ाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ाएगा, प्रोटीन बढ़ाएगा। ये 3 काम याद रखें, ये लिखने हैं आपने। डोंट नीड टू मेमोराइज, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, चीजों को बस याद रखें क्या क्या होना है। बड़ी बड़ी हेडिंग्स के अंदर क्या लिखना है, सवाल का जवाब आ जाएगा आपको। वही बात के डाटा इकट्ठा करें अभी। उसके बाद ग्रोथ इन साइज होगा। देखिए सेल जो है अगर थोड़े से साइज का है तो वो साइज में बड़ा हो जाएगा। साइज में क्यों बड़ा होगा, साइज में इसलिए बड़ा होगा क्योंकि देखो उसने फिर कल 1 से 2 होना है। साइज में बड़ा होगा तो फिर डेफिनेटली बैलून को अगर ज्यादा फुलाओगे तो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना आसान है।
ठीक है। सो व्हाट आई एम टॉकिंग लास्ट के जो एंजाइम्स हैं, ऐसे कुछ एंजाइम्स बनेंगे G1 फेज के अंदर कि जो रिक्वायर्ड होंगे फॉर द यू कैन से काइंड ऑफ स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन इन एस फेज, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स के लिए। तो ये थोड़ा सा पॉइंट जो है ऐसा है कि आपको ये भी याद रखना है कि एंजाइम सिंथेसिस जो है वो होगी जो एस फेज के लिए रिक्वायर्ड होगी फॉर डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम। ये भी बोर्ड में एमसीक्यू बड़ा आता है कि डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम कौन से फेज में होती है, तो एस फेज में होती है। तो वो मैं आपको भी अगला फेज बताने लगा हूं और उससे अगला भी मैं आपको बताऊंगा। तो बहरहाल ये मैंने आपको क्या सिखाया, प्रोटीन बढ़ रहे हैं, आपको बताया कि ऑर्गेनेलिस बढ़ रही हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम जैसी और भी बहुत सी हैं। इसके अलावा जो है साइज में ग्रोथ हो रही है और कुछ एंजाइम्स बनाए जा रहे हैं जो एस फेज में डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम के लिए रिक्वायर्ड है। तो लिहाजा ये बात मैंने आपको समझा दी है, राइट, इसको आप मेमोराइज रखें। अब हम बात करेंगे एस फेज की और फिर डेफिनेटली G2 फेज की बात करें। जी स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं कि एस फेज में क्या होता है। G1 फेज में मैंने आपको बताया, एस फेज में जो है इसको सिंथेसिस फेज कहा जाता है। ये बेसिकली एक ऐसा फेज है जिसमें डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम एंड टू सिस्टर क्रोमेटिड्स आर फॉर्म्ड। अब आप सोच रहे होंगे कि डुप्लीकेशन क्या होती है। डुप्लीकेशन का मतलब होता है डबल होना, ठीक है, डबल होना। अगर डबल हो जाए क्रोमोसोम तो उसको डुप्लीकेशन कहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होते हैं। आपके सामने मैंने एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बना दिया है। यहाँ पे आप देखो, ये भी सिस्टर क्रोमेटिड है, ये भी सिस्टर क्रोमेटिड है, तो ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या कहलाएंगे, टू सिस्टर क्रोमेटिड्स। यानी आप इस सेल की तरफ देखो, आपको इसमें एक एक सिस्टर क्रोमेटिड नजर आ रहा है फिलहाल, राइट, या कह लो कि इसमें क्रोमोसोम नजर आ रहा है। डुप्लीकेशन में क्या होगा कि एक एक सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो और आ जाएगा, ये देखो। और मुझे अभी जल्दी से कमेंट करो कि जो ह्यूमन सेल होता है उसमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, जल्दी से बताओ मुझे। और G1 फेज हैज कंप्लीटेड, यानी जब ये आप डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम हो जाती है तो फिर क्या होता है, G1 फेज खत्म हो जाता है। अच्छा, अब मैं आपसे आगे क्या बताऊंगा कि जो क्रोमोसोम है ना, इसके मायने भी सुन लो। इसके मायने कि क्रोमोसोम का मतलब होता है क्रोमा मीन कलर, सोमा मीन बॉडी। तो कलर्ड बॉडी, यानी आपको फिलहाल मैंने थोड़ी सी कलर बॉडी बना के भी दिखा दी है। तो अब ये 1880 की बात है, 1880s के अंदर वेल्डर फ्लेमिंग नामी साइंसदान ने माइटोसिस के अमल को एक्सप्लेन किया था और उसने सेल्स के अंदर कलर बॉडीज देखी थी, तो उसने नाम रखा था क्रोमोसोम्स। तो लिहाजा क्रोमोसोम्स का लफ्ज आपकी डिक्शनरी में ऐड हो जाना चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। क्रोमोसोम्स का फंक्शनल यूनिट है डीएनए, ठीक है। तो डीएनए से क्रोमोसोम कैसे बनते हैं, ये बात की कहानी है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पर मैंने अभी आपको जो बता दिया है कि एस फेज के अंदर क्या हो रहा है, क्रोमोसोम सिंगल एंड डबल हो रहे हैं, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम हो रही है। पहले जो है वो कह लो कि क्रोमोसोम के पास सिस्टर क्रोमेटिड नहीं था, सिर्फ एक ही सेक्शन था, राइट, ये नहीं था, ये था। तो अब इसके पास दोनों सेक्शंस कंप्लीट हो गए, कंप्लीट क्रोमोसोम बन चुका हुआ है। अब हम चलेंगे अगले फेज की तरफ, विच इज G2 फेज, राइट। तो बात हो रही थी आपसे कि कैसे जो है इंटरफेज गोइंग ऑन। अब बात जल्दी से बात करते हैं एस फेज की, और एस फेज के बाद हम बात करेंगे G2 फेज की, राइट। अब G2 फेज में क्या हो रहा है, राइट, दैट्स अ बिग क्वेश्चन टू डील विद स्टूडेंट्स। G2 फेज में अब सेल तकरीबन अपना इंटरफेस कंप्लीट करने वाला है, राइट। प्रोटीन प्रोडक्शन, कुछ प्रोटीन बनेंगे विच आर एसेंशियल। एसेंशियल का माने होता है जरूरी, राइट। एसेंशियल का मतलब क्या होता है, जरूरी, यानी कुछ ऐसे प्रोटीन्स बनेंगे जो कि रिक्वायर्ड इन माइटोटिक फेज में, राइट। माइटोटिक फेज में कहां रिक्वायर्ड है, माइटोटिक फेज में वहां पर रिक्वायर्ड है जहां पे स्पिंडल फाइबर्स बन रहे होते हैं। आप डायग्राम देख सकते हो, इस डायग्राम के अंदर जो है आप देखो सेंट्रियोल्स हैं, और सेंट्रियोल्स जो है वो स्पिंडल फाइबर्स बना रहे हैं। और स्पिंडल फाइबर्स कल क्या करेंगे, ये कैनेटोकोर प्रोटीन होता है क्रोमोसोम का, वहां पर जाकर हिट करेंगे और वहां पे अटैच हो जाएंगे और फिर क्रोमोसोम को लैदा करने का काम आएगा। पर वो तो बात की बातें, मैं भी आपसे जो क्या बता रहा हूँ कि प्रोटीन्स बनेंगे G2 फेज के अंदर जो माइटोटिक फेज में रिक्वायर्ड है स्पिंडल फाइबर्स बनाने के लिए। स्पिंडल फाइबर्स की डायग्राम मैंने आपको यहाँ पर बनाकर दे दी है। अब स्टूडेंट्स देखो, अब जब ये कंप्लीट हो गया, G2 फेज भी कंप्लीट हो गया, अब आगे क्या होगा, G1 फेज सेल्स एंटर इन द माइटोटिक फेज। आगे अब G2 फेज के बाद जो है रिटन है G1, दैट इज रॉन्ग। G2 फेज के बाद जो है क्या होगा, सेल माइटोटिक फेज में एंटर कर जाएगा और एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाएगा। अब देखो कितने ज्यादा टाइम लगा हमें इस बात को समझने में, तो सोचो सेल को भी टाइम लगेगा इस बात को कंप्लीट करने में। इसलिए कहते हैं इंटरफेज जो है वो तकरीबन 90% टाइम ले लेता है कंप्लीट होने के लिए, और माइटोटिक फेज सिर्फ 10% टाइम लेता है कंप्लीट होने के लिए, राइट। सो अभी जो है कहानी खत्म नहीं हुई है। G1 फेज के बाद जो है आप कह लो
कि सेल एंटर करता है जीओ फेज में। और अब ये क्वेश्चन है कि जीओ फेज में क्या होता है और आखिर कौन कौन सेल जो हैं वो जीओ फेज में एंटर करते हैं, तो अब इस पर बात करते हैं। तो अब हम बात करेंगे उन सेल्स की जो जी नॉट फेज में चले जाते हैं, ठीक है। सो देखें, जी नॉट फेज के अंदर जो सेल्स जाते हैं वो अमूमन मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक सेल्स ही होते हैं। और आप कह लो कि ये मैंने आपसे पहले भी कहा था कि G1 फेज जो है दैट इज अ काइंड ऑफ फेज, उसके बाद जी नॉट फेज में सेल जाते हैं, यानी एस फेज के बाद जी नॉट फेज में नहीं जा सकते, G2 फेज के बाद जी नॉट फेज में नहीं जा सकते, G1 फेज के बाद जी नॉट फेज में अगर सेल जाना चाहे तो जा सकता है। अब कंडीशन ये है कि जी नॉट फेज में सेल आखिर किस तरीके से जाएगा। देखें, अगर सेल एंटर करता है, एंटर फॉर सेल्स इन इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, हमारी बॉडी के कुछ सेल्स ऐसे हैं जो इनडेफिनिट टाइम के लिए जी नॉट फेज में चले जाते हैं। यानी बचपन में कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कर रहे होते हैं माइटोसिस, लेकिन थोड़े से जब हम पैदा हो जाते हैं, बॉर्न हो जाते हैं, उस वक्त सेल्स जॉइन करना बंद कर देते हैं। न्यूरॉन्स, हमारे दिमाग के सेल्स, ये कभी भी डिवीजन नहीं करते, ये हमेशा जी नॉट फेज में ही रुके रहते हैं, राइट। इसलिए ये मैच्योर हो रहे होते हैं और शायद यही हमारी डेथ का एक सबसे बड़ा रीजन है। क्यों? क्योंकि न्यूरॉन डिवाइड नहीं करते, पूरी बॉडी को इन्फॉर्मेशन नहीं जाती और आहिस्ता आहिस्ता ये मैच्योर होते रहते हैं, बड़े होते रहते हैं, बड़े, और एक वक्त आता है ये डेड होना शुरू हो जाते हैं, और जब डेड होते हैं हम भी डेड हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, न्यूरॉन्स जो कि इनडेफिनिट पीरियड के लिए जीरो फेज में चले जाते हैं, कभी भी डिवाइड नहीं होते। सेल्स एंटर्स ऑफ सेल्स फॉर टेम्पररी पीरियड और सेमी परमानेंटली पीरियड, यानी कुछ सेल्स जो थोड़ी देर के लिए जी नॉट फेज में जाते हैं फिर निकल आते हैं वायरस से। वो दो किस्म के सेल्स हैं, लिवर सेल्स एंड किडनी सेल्स, जिनमें हिपैटिक सेल्स भी हैं और इसके अलावा आपके रीनल सेल्स भी हैं। आपकी किडनी, किडनी, लिवर यानी जिगर जो आपका होता है, यानी ये सेल्स थोड़ी देर के लिए जी नॉट फेज में गए और फिर वापस आ गए और दोबारा डिवीजन शुरू कर दी। और आपको मैं एक और बात बताऊं, जो हमारा लिवर होता है ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गन भी है, यानी आप थोड़ा सा लिवर काट दो तो वो हिस्सा लिवर का दोबारा आ जाएगा, यानी उसके सेल्स जो जी नॉट फेज में गए हुए हैं वो निकल आएंगे और डिवीजन शुरू कर देंगे और आपका लिवर दोबारा ठीक हो जाएगा। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। उसके बाद स्टूडेंट्स, कुछ सेल्स हैं कभी भी नहीं जाएंगे जी नॉट फेज के अंदर, और वो हैं एपिथेलियल सेल्स, राइट। एपिथेलियल सेल्स आपके ये स्किन के सेल्स होते हैं, इनमें बहुत सी टाइप्स हैं, हम पढ़ेंगे इनको चैप्टर नंबर आई थिंक सो 4 में हमने पढ़ा है। गिव मी अ ब्रेक, यस, चैप्टर नंबर 4 में हमने उनको पढ़ा है। तो आप वहां पर इनकी स्क्वैमस एपिथेलियम, कोलुमनर एपिथेलियम, सीरेटिकुलर एपिथेलियम और नेम्स ऑफ दीस 5 और 6 टाइप्स ऑफ सेल्स आर देयर जो कि एपिथेलियल सेल्स कहलाते हैं। तो लिहाजा वो कभी भी जी नॉट फेज में नहीं जाते। और यहाँ पर हम आपको कंप्लीट कर देते हैं इंटरफेस जो कि 90% टाइम ले रहा है सेल डिवाइड होने के लिए। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये मेरा वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा और मैंने आपके इल्म में इजाफा किया होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दिए से दिया जलाना, कैंडल बर्न द कैंडल, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसा करेंगे तो दूसरों को भी ये नॉलेज मिल जाएगा। और शेयर करें प्लीज इसको, और क्योंकि आई हैव जस्ट गिवन सम एफर्ट्स टू इट, और आई होप कि आप जो है इसको शेयर करेंगे ताकि ये मेरी एफर्ट्स मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सकें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लिहाजा कमेंट करें कि सेल्स जो है किडनी और लिवर के अलावा भी कोई ऐसे सेल्स हैं जो टेम्पररी फेज के तौर पे जी नॉट फेज में रहते हैं और फिर बाहर निकल आते हैं। क्या इनके अलावा भी कोई सेल्स हैं? ये मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। और इसके अलावा कोई आप मशवरा देना चाहें तो जरूर कमेंट कीजिएगा, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।